अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ इस मार्केट को लेके, जो कई स्टूडेंट्स के बल्कि हर ट्रेडर का ये क्वेश्चन रहता ही है कि सिलेक्शन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर ये कैसे करनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम और भी आज बहुत सी चीज़ें ज़रूरी जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने सोचा है कि ब्रोकर को डिस्कस करूं आज, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं इसको लेके, जो डर होते हैं आपके जहन में कुछ, वो दूर हो जाएं। देखो, ब्रोकर, आप जानते हो फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर का काम क्या होता है। आपने डायरेक्टली अपना जो पैसा है ना वो इस ब्रोकर के पास ही रखवाया होता है और ये आपको अकाउंट देता है। वो मेटा का है, वर्टेक्स का है, जो भी है वो सब मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर तो आपने एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि या तो वो फॉरेक्स ब्रोकर वेल नोन फॉरेक्स ब्रोकर हो, इंटरनेशनली उसकी कोई वर्थ हो, या फिर अगर उसकी वो वेल नोन फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है तो आप पर्सनली उसको जानते हो, ठीक है। जिसको पैसा दे रहे हो वो पता हो कि उसका घर कहाँ पे है, वो क्या करता है, उसका ऑफिस वगैरह कहाँ पे है, आपको उस पर कितना ट्रस्ट है, आपको उस बंदे के बारे में पता हो। सही है। मैं ऐसे बताता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कि यार देखो, पैसा आपने देना है तो आप मुझे कहते हो जी किस ब्रोकर का स्प्रेड ज़्यादा है, किस ब्रोकर का स्प्रेड कम है। तो देखो, एक ब्रोकर आपको स्प्रेड कम दे रहा है, कम फ़ी चार्ज कर रहा है, लेकिन उसकी इंटरनेशनली या मार्केट में कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे उसका? उसने अपने पैसे कहीं ना कहीं से पूरे कर लेने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो आजकल एक नंबर बंदा वही है जो करवा है। ये आगे दौर इन्हीं बंदों का है। अब मीठे मूठे बन के जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं ना, अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो जानते हैं कि भाई जो बंदा आजकल करवा है ना, जो सीधी मुंह पे बात करता है, जो अपने असूलों का पक्का है, वो ही बंदा सेफ है। तो अब एक फॉरेक्स ब्रोकर है जो कहता है यार ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरी कमाई है, ये मैंने तुमसे कमाना ही कमाना है, ठीक है, तो मेरे भाई चुप करके उस ब्रोकर के पास चले जाओ। सही है। क्योंकि वो तुम्हें मक्खन मलाइयाँ नहीं लगा रहा कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा, मैं उसको भाई ज़रूरत ही नहीं है। वो इंटरनेशनली बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसके पास ठीक ठाक क्लाइंट्स हैं, उसने कहीं नहीं जाना, उसने बंदे के पुत्रों की तरह अपना काम करते रहना। अब ज़रा समझो इस चीज़ को। इस पूरे बैच में मैंने आपको अकाउंट, जब हमारी अकाउंट ओपनिंग की क्लासेस चल रही थी, मैंने आपको अकाउंट ओपन करना सिखाया था। आप सब ने अपना डेमो अकाउंट ओपन किया है, उस पर अभी आप ट्रेडिंग कर रहे होगे। कल को आप रियल अकाउंट भी ओपन कर लोगे। जहाँ मर्ज़ी कर लेना, जिस मर्ज़ी जगह पे जाके कर लेना, अपनी आपकी ये चॉइस है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करनी है अभी आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि इस कोर्स में आपको एक्सनेक्स की वेबसाइट पे मैं लेके गया था, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग आपकी करवाई थी, सारा प्रोसेस आपको बताया था। वो प्रोसेस आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट ओपन कैसे होते हैं, या किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ वेबसाइट पे जाके अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या होता है, मेटा क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, कौन सा ब्रोकर क्या करवा रहा होता है। अभी अगर मैं आपको एक्सनेक्स पे मैंने आपको सारा कुछ करवाया है, तो एक चीज़ याद रखना कि एक्सनेक्स वाले कोई मेरी पुप्पो के लड़के नहीं है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे अकाउंट ओपन किया और मैंने वहाँ पे आपको दिखाया, तो कोई ना कोई बात उनके अंदर होगी, बाकियों से बेहतर होंगे। इसी वजह से अभी आपको इनका डेमो अकाउंट ओपन करवाया, ताकि आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े। अभी इंटरनेशनली जितने भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, उनमें एक्सनेक्स ऐसा ब्रोकर है जिसने ठीक ठाक टक्कर दी हुई है सबको, और अपने असूलों का बहुत पक्का है, और किसी किस्म का इसमें कोई दो नंबरी फ्रॉड नहीं है अभी के लिए, ठीक है। कल को इससे हो सकता है बेहतर कोई ऑप्शन आ जाए मार्केट के अंदर, जब आप ये कोर्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम हम भी आपको बता देंगे, साथ साथ गाइड करते रहेंगे, आप कनेक्टेड तो रहोगे ही ना। लेकिन अभी के लिए ये बाकियों की निस्बत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दी बेस्ट है। और इसने पाकिस्तानी मार्केट में रजिस्टर भी होना चाहा था। अब ज़रा यहाँ पे
सिचुएशन जो डेवलप हो रही है इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपको भी मोबाइल पे कोई मैसेज आया हो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो ओक्टा, एक्सनेक्स और पता नहीं जितने भी ये इंटरनेशनल जो वेल नोन ब्रोकर्स हैं ये काम कर रहे हैं। आपको बताया गया होगा कि जी ये इलीगल है, इनके साथ आप किसी को पैसा ना दें कि आपके बिहाफ पे कोई ट्रेड करे या इस तरह की कोई आप यहाँ पे ट्रेडिंग ना करें। कई लोगों ने इसका मतलब ये समझा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, समझ गए हो ना, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना ही मना है पाकिस्तान में। मेरे भाई आपकी गवर्नमेंट खुद फॉरेक्स ट्रेड करती है, ठीक है। अब चीज़ों को ज़रा समझो, हर मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट कैसे चलती है। गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से आती है मुझे बताओ। कमाई आती है आपसे और मुझसे, गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा होता है। मुझे अगर मैं आज एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ और वो कोई आईटी की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और मैं उस कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाता, टैक्स नहीं पे करता, तो भाई मैं इलीगल हूँ गवर्नमेंट की नज़र में, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा, मैं टैक्स नहीं पे कर रहा। हर उसका जो भी सिटीज़न होता है किसी भी मुल्क का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। देखो जो बात है वो है। अब आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज़हन में रख के कहोगे कि जी हम क्यों टैक्स पे करें, ये लोग टैक्स कहाँ लेके, वो बात कहीं और निकल जानी है, ठीक है। उस जगह पे आप लोग ठीक हो कि आपके टैक्स देने की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं इस टाइम एक असूल की बात कर रहा हूँ कि पूरे दुनिया में ऐसे ही चलता है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तब ही गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज करती है। इसी तरह अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर ओपन होता है तो वो खुद को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाता है, गवर्नमेंट उसको एक तरह का लाइसेंस दे देती है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है स्टिल आप गाड़ी चला रहे हो। लेकिन अगर आप रोड पे खड़े हो, गाड़ी में बैठे हुए हो, साइड पे आपने गाड़ी लगाई हुई है और कोई गाड़ी वाला आपके अंदर आके हुद लग गया, आप हल्की सी गाड़ी चला रहे थे या राइट साइड पे खड़े थे, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक जा रहे थे, किसी और की गलती थी और वो आपके अंदर आके लग गया, मेरे भाई पर्चा तुम पे हो जाना है। क्योंकि वो तो अगर उसके पास लाइसेंस है तो, क्योंकि देखो उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है वो रोड पे आए। अब वो रोड पे आएगा तो हो सकता है वो स्पीडिंग करे और उसका एक्सीडेंट भी हो जाए और उसकी वजह से किसी और को भी नुकसान पहुंचे। अब उसकी वजह से जिसको नुकसान पहुंचेगा, अब गवर्नमेंट वो जो भी होता है उस टाइम केस वगैरह जो बनता है वो उसका अजाला देता है, माली नुकसान वगैरह जो भी हुआ होता है उसका। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम गाड़ी चला रहे हो, कोई और आके तुम्हारे अंदर लगा, तुम्हारा ठीक ठाक नुकसान भी हो गया गाड़ी का, तुम पे उल्टा पर्चा बन जाएगा, तुम उसके पैसे दोगे, तुम उसकी गाड़ी ठीक करवा के दोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुमने गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए हुए, तुमने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया हुआ, गवर्नमेंट ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया हुआ गाड़ी चलाने का। तुम गलती तो बात की बात है, तुम्हें तो रोड पे आने की इजाज़त ही नहीं है, ठीक है। तुम हो सकता है तुम उस टाइम रोड पे ना होते तो ये बंदा कहीं साइड पे जाके बैलेंस कर लेता और बच जाता, ये तो तुम्हारी गाड़ी के अंदर आके लगा, तुम रोड पे आए क्यों हुए हो, तो तुम्हारा गाड़ी चलाना भी इलीगल हो गया है गवर्नमेंट की नज़र में। समझो इसको कि टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज करती है। इसी तरह से पाकिस्तान में कई फॉरेक्स ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का एक अदारा है जिसको हम बोलते हैं PMX, ये है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये एक रेगुलेटरी समझ लो कि अथॉरिटी है जो फॉरेक्स ब्रोकर्स को लाइसेंस इशू करती है पाकिस्तान में काम करने का, ठीक है। PMX के अंडर कई फॉरेक्स ब्रोकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप इनके साथ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये भी आपको मेटा पे, मेटाफोर पे, कुछ वर्टेक्स पे काम करवा रहे होंगे, कुछ मेटा पे काम करवा रहे होंगे, जिसने जिसका लाइसेंस लिया होगा। ये आगे इन ब्रोकर्स की मर्जी होती है, इन्होंने खुद को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाया हुआ है। गवर्नमेंट आपको अर्ज करती है कि आप PMX वाले ब्रोकर के साथ काम करो यार,
आप उनके साथ क्यों काम कर रहे हो जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं? देखो, आपके पास स्किल है, आप दुनिया के किसी भी ब्रोकर के पास जाकर काम, ब्रोकर मैटर नहीं करता, आपकी स्किल मैटर करती है। मेरा काम था आपको एक फॉरेक्स ट्रेडर बनाना, फॉरेक्स ट्रेडर बन गए हो, अब ये आगे डिसीजन आपका अपना है, आपने किस ब्रोकर के साथ जाके अपना, मुझे नहीं पता आप किस कंट्री में हो, कहाँ के, देखो इंटरनेशनली आप दुबई से भी हो सकते हो, मेरे पास यूके से भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, इंडिया से भी करते हैं, अफ्रीका तक से करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ इंडियंस होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन वहाँ की डुअल नेशनैलिटी होती है उनके पास। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, मेरा मकसद है आपको ट्रेड सिखाना, और उसके बाद जहाँ पे आपको बेहतर लगता है वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करो। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो स्टूडेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि पीएमएक्स के साथ जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ जाके अपना अकाउंट ओपन करें। अब पीएमएक्स के साथ जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, कई हैं पाकिस्तान में, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब वहाँ पे होता पता है क्या है, एक स्टूडेंट, उसको काम आता है, अच्छे तरीके से सीख लिया उसने जाके अपना अकाउंट बना लिया किसी भी ब्रोकर के साथ, इनमें वो बेचारा कानों को हाथ लगाता हुआ तौबा तौबा करता हुआ वापस आता है कि सर जी ये कहाँ भेज दिया हमें। मैं उसको कहता हूँ जी क्या हुआ है? वो कहता है सर वहाँ पे ये लुटेरे बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या किया इन्होंने, तुम्हारे पैसे खा गए हैं? वो कहता है सर पैसे तो, वो एक ढाल है ना यहाँ पे कि जी ये रजिस्टर्ड इदारा है तो वो पैसे तो नहीं खा सकते, वो पैसे खाने के और बड़े तरीके हैं वहाँ पे। कहता है मेरी कोई ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं जाती, इतनी ज़्यादा फीस है इन ब्रोकर्स की, इतनी ज़्यादा फीस है कि मेरे तो कानों को हाथ लग गए हैं। मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, बाय करता हूँ तो 100 पिप्स प्राइस ऊपर जाएगी तब जाके तो इनकी वो स्प्रेड कवर होगा, इनकी फीस कवर होगी, उसके बाद फिर 110 120 पिप्स से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो मैं तो अपनी तरफ से भाई गया था रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट जहाँ पे अर्ज करती है उन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने, वहाँ पे मैंने फॉरेक्स ट्रेड किया, कमोडिटीज ट्रेड की हैं, लेकिन मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि नहीं जी इंटरनेशनली कौन कौन से ब्रोकर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनली कई ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि एक्सनेक्स इस टाइम सबसे बेहतर काम कर रहा है, हो सकता है फ्यूचर में इससे बेहतर कोई आ जाए, लेकिन फिलहाल ये अच्छा काम कर रहा है। कई कंट्रीज से हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ है। कई दफ़ा हम भी ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम आता है ना उन्हें, तो इनकी टीम से रब्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा ये स्टूडेंट है, इसने हमसे काम सीखा हुआ है, इसने अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये इशू आ रहा है इसको, तो बड़ी जल्दी उनका जो इशू है ना वो रिजोल्व किया जाता है। बड़ी अच्छी सर्विसेज है, ठीक है। तो देखो ये भी तो किसी कंट्री में रजिस्टर्ड होगा, या इसके अलावा और भी कोई ब्रोकर है वो भी किसी कंट्री में रजिस्टर्ड होगा। एक्सनेक्स की बात करो तो ये मिडल ईस्ट में, इसका ओरिजिन साइप्रस है, यूके में इसके पास मार्केट मेकिंग का लाइसेंस है, अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज में इनके पास वहां के लाइसेंस होते हैं, ठीक है। जैसे पीएमएक्स के ब्रोकर्स के पास पाकिस्तान में काम करने का लाइसेंस होता है। अब पीएमएक्स का एक ब्रोकर है, आपने शायद उसका नाम सुना हो, मैं कह देता हूँ जी कहीं है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है अपनी लूट मार की वजह से। जो बात सच है यार मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है, कि अक्सर यहाँ पे गए जी इनकी तो फीस ये वो, ये चोर हैं, डाकू हैं, गलत ट्रेड्स लगवा देते हैं, गलत गाइड करते हैं और अपनी फीस के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड्स लगवाते हैं, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, अब ये अपनी वेबसाइट ना वहाँ पे लेके जाता है ना इंडिया में, मैं कहता हूँ इंडिया के लोग इसके साथ ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, इसके साथ इन्वेस्ट भी कर देते हैं। देखो पैसा सेफ है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, तो पैसा सेफ है। इंडिया में ये इलीगल है। इंडिया में इंडिया के लोगों को गवर्नमेंट मैसेज करेगी कि इसके साथ आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करें, ये यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है। इनका तो ओरिजिन ही कहीं और का है, तो आप यहाँ पे इनके साथ इंडिया में जो उनके ब्रोकर्स हैं
रजिस्टर्ड, आप उनके साथ अकाउंट ओपन करो। देखो जब आप उनके साथ अकाउंट ओपन करोगे, आप अपनी हर ट्रेड के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होगे। ब्रोकर अपनी सारी जो कमीशन वगैरह कमाई करता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। आप, मैं कहता हूँ जी, किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर, एक्सनेक्स, FBS, एक्सएम वगैरह, ये जितने काफ़ी सारे हैं यार, उनमें से किसी के साथ ट्रेड लगाते हो ना, यूरो USD को ट्रेड करते हो, एक स्टैंडर्ड लोट लगाते हो, 1.0 का लोट लगाते हो, बहुत बड़ा लोट होता है ये, आप जानते हो अभी कि कितना प्रॉफिट लॉस होता है इस पे। तो ये लोग आपसे 8, 9 या 10 पिप्स का स्प्रेड चार्ज करते हैं, ठीक है। वो तकरीबन बन जाता है 8, 9, 10 पॉइंट्स का, या पिप्स जो भी होते हैं वो बन जाता है तकरीबन 8, 9 या मैक्सिमम $10 का ब्रोकर की फ़ी बन जाती है। और ये $10 कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी ट्रेड के ऊपर आपने हल्की सी प्राइस ने ऊपर जाना है, आपका ये $10 कवर हो जाने, उसके आगे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाना। अभी तक आपने प्रैक्टिस भी करके देख ली होगी। अब यही ट्रेड आप जब PMX के किसी ब्रोकर के साथ जाके लगाओगे ना, तो आपको तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपए इस ब्रोकर की फीस देनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे 8, 9 या $10 की भी मैं अगर बात करूं तो वो कितने बनते हैं, 300 के हिसाब से भी डॉलर करो, भी डॉलर नीचे आया हुआ है, 300 के हिसाब से भी करो तो वो तकरीबन 3,000 रुपये बन जाते हैं। यहां पे जाओगे तुम। अब मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप अगर पाकिस्तानी हैं, PMX के साथ अपने अकाउंट ओपन करें, लेकिन यहां पर ये हरकत देखते हुए ट्रेडर्स वापस आ जाते हैं कि यार ये तो लूट मार पड़ी हुई है यहाँ पे, जब हमारे पास ये ऑप्शन है ट्रेड करने वाला। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी ब्रोकर्स, उनका इंटरनेशनली रूल है, वो हर जगह पे यही स्प्रेड्स ऑफर कर रहे हैं, जहां पे रजिस्टर्ड है वहां पर भी यही स्प्रेड्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमारी खाल क्यों उधेरी जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। इसमें से कितना ज्यादा गवर्नमेंट का हिस्सा है, फिर ब्रोकर ने भी कमाना है, और फिर आपने अपनी ट्रेड के ऊपर जो प्रॉफिट करना है, उस प्रॉफिट में से भी कितने % आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। कोई जाना पसंद करेगा वहां पे? अब इसमें ट्रेडर की गलती है जो गया है, या फिर गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही? हम तो चाहते हैं, ट्रेडर्स चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं वो प्रमोट हो। देखें, मुल्क आगे ऐसे ही जाते हैं जब आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं आगे। आपने टैक्स ही इतने लगाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं कि जी इतना टैक्स तो ब्रोकर देगा, फिर इतना टैक्स ट्रेडर देगा। उस बेचारे को एक ट्रेड 1 स्टैंडर्ड लोट वाली 25-30 हज़ार रुपये में पड़ जाती है। उस बेचारे ने प्रॉफिट क्या करना है? वो थोड़ा सा प्रॉफिट करेगा, तुम्हारा स्प्रेड कवर करेगा, जीरो में ट्रेड बंद करेगा, तुम्हारा स्प्रेड दे देगा। ब्रोकर इंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट भी इंजॉय कर रही है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे, यहाँ तक मेरी बात की आपको समझ आई है? अब मुझे बताओ कि कोई इंटरनेशनल ब्रोकर पाकिस्तान में आके खुद को रजिस्टर करवाना चाहता है, तो जब वो इस तरह की डिमांड्स देखेगा कि भाई इतना तो हमने कमाना है तुम्हारी स्प्रेड में से, उसके बाद तुम कमा लो, तो वो ब्रोकर मजबूर हो जाएगा वो भी अपना स्प्रेड 25 से 30 हज़ार रुपये का करने वाला। लिटरली वो मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम को इस तरह से सेट किया हुआ है। देखो, गवर्नमेंट, हमारा वो बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे ये हाल है, टैक्स इस कदर मिसयूज़ होता है, इस कदर मिसयूज़ होता है यार, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने क्या बताना है, आप लोग खुद जानते हो यार, अगर थोड़े से बाशऊर हो। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में आता है, वो आता है सबसे पहले पेट्रोल, या उससे भी पहले बिल्स। इसमें सबसे नंबर 1 पे बिजली का बिल आएगा, उसके बाद गैस का, पानी का, हर चीज़ का अलग अलग बिल है। तुम एक टॉफ़ी खरीदते हो, तुम उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हो। भाई देना बनता है, जायज़ है, सब मुल्कों में दिया जाता है, लेकिन जितना यहाँ पे दिया जाता है वो जायज़ नहीं लगता यार, ठीक है। और फिर चलो वो यूज़ हो रहा हो उस तरह से तब जायज़ है, तब वो यूज़ भी नहीं हो रहा तो अवाम को गुस्सा नहीं आएगा यार। एक फिर वो आदमी अपनी जगह पे क्या कर सकता है, उसकी फिर कोशिश यही होगी ना कि यार मैं टैक्स ना दूं, मेरा कौन सा यूज़ हो रहा है, ये तो उनके बड़े बड़े मुंह जो खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, उनके अंदर जाना है। हमारा तो बदकिस्मती से हाल यहाँ पे ये है कि अगर चाइना हमारे पास एक ऑफ़र लेके आ जाता है कि हम तुम्हें
बिजली ऐसी देंगे कि हर घर का जो बिजली का बिल है वो 800 रुपये, 1000 रुपये, मैं कहता हूँ यार 4-5 हज़ार रुपये महीने का फिक्स कर दें। चाइना ऐसी ऑफर देता है हमें, हमारी गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमें नहीं आपकी ऑफर चाहिए। उसमें गवर्नमेंट आपको कई चीज़ें बताती है जी, सिक्योरिटी इशू, ये इशूज़ वो इशूज़। मेन इशू ये होता है कि अगर चाइना ने यहाँ पे आके आपको फिक्स पैसे करके अनलिमिटेड बिजली देना शुरू कर दी तो इन फिक्स पैसों में से गवर्नमेंट का हिस्सा कहाँ गया? कितना कमा लेगी गवर्नमेंट आपके 800 में से, 1000 में से, 4-5 हज़ार में से? गवर्नमेंट ने तो आपको बिल भेजना 1.5 लाख का। ठीक है, एक आम जो वेल ऑफ घर होता है, मिडिल क्लास घर जो होता है, वो आजकल 50,000 रुपया बिजली का बिल देता है गर्मियों में। आजकल की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ की हिसाब लगाओ, जो कमर्शियल फैक्ट्रीज, मिल्स और ये वो, करोड़ों अरबों रुपए। तो मैं शायद बहुत कम फिगर्स बता रहा हूँ, पूरा मुल्क बिजली के ऊपर चल रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो तुमने बर्दाश्त करनी ही करनी है, तुम चाह कर भी इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तुमने ये टैक्स देना है। ठीक है, और आप हर जगह पे टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स से बच नहीं रहे, आप हर जगह पे दे रहे हैं, आप चाह के भी नहीं बच सकते। आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, लेस का पैकेट खरीदने जा रहे हो, उसकी प्राइस के अंदर भी टैक्स इंक्लूड हो चुका हुआ है। आप सिगरेट की डब्बी खरीद रहे हो, उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो। आप कुछ भी खरीद रहे हो, पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो, देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं कि मना कर दिया जाता है कि तरक्की नहीं हमने करनी, हमारे टैक्स रुक जाएंगे, हमारे तो मुंह बहुत भरे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो सियासी कोई वो माहौल या गुफ्तगू नहीं बनाना चाहता, बस आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रमोट करती है जो टैक्स दे रहे हो यहाँ पे। फिर डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर आप हैं और इंटरनेशनल ब्रोकर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जो दुनिया में कई जगहों पे रजिस्टर्ड हैं, कई जगहों पे उन्होंने वो लाइसेंस लिए हुए हैं जो पाकिस्तानी ब्रोकर्स का बाप भी नहीं ले सकता। भाई वो गोरे हैं भाई, लेकिन स्टिल वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको इनलीगल बोलेगी। तो काम को सीखो, जिस भी मुल्क में हो, जिस भी जगह पे रहते हो। वेल नोन ब्रोकर्स जो होते हैं इनका कोई मसला नहीं होता, इन्होंने अपनी सालों से एक वर्थ बनाई होती है। जिस भी मुल्क में हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया है। किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर लेना, किसी वेल नोन के साथ जिसकी रिप्यूट अच्छी हो। अब वेल नोन में ओक्टा भी है, गालियां पड़ रही होती हैं ओक्टा को, ये पैसे लेके भाग जाता है। नहीं, ये हरकतें कुछ उस तरह की करता है कि वो उसने स्लिपेज दे दिया। स्लिपेज समझते हो ना क्या होता है? आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, बाय की ट्रेड आपने लगाई थी, गोल्ड पे लगाई 1920 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 1908 के ऊपर, कि जैसे ही मार्केट 1908 को हिट करे तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए। आपने स्टॉप लॉस लगाया, वह स्टिल आप देखते हो मार्केट एकदम से नीचे आई, आपकी ट्रेड को ओक्टा ने 1900 के ऊपर आके बंद किया। भाई ये डॉलर्स मुझे क्यों डाले हैं? जी स्लिपेज आ गया तेज मार्केट के अंदर। और ये तो मैंने बड़ी छोटी सी आपको बात बताई, ये अक्सर अच्छे ब्रोकर्स में भी छोटा मोटा स्लिपेज आ जाता है कभी कभार, लेकिन ये ओक्टा भी इंटरनेशनल है, इसमें और भी कितने मसले, कितनी ही कंप्लेन्स हैं। ठीक है, बेशक ये कई जगहों पे रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर कंप्लेन्स आती हैं, कुछ सर्विसेज अच्छी नहीं है, और वो मार्केट मैनिपुलेशन कर देते हैं, अपने चार्ट को जानबूझ के ऊपर नीचे ले जाते हैं। ठीक है, बताऊंगा अभी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझसे इंटरनेशनली पूछोगे, तुम यूके में हो, लंदन में हो, दुबई में हो, जहाँ पे भी हो, मुझे कहोगे कि इस टाइम इंटरनेशनली सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा काम कर रहा है, मैं कहूँगा सबसे अच्छी सर्विसेज इस टाइम एक्सनेक्स की हैं। आइंदा किसी और की हुई मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी तुम अब जहाँ जिस कंट्री में हो वहाँ के रेगुलर ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हो, वहाँ पे अच्छी ऑफर मिलती है, वहाँ पे अकाउंट ओपन करो। ठीक है, तो जो वेल नोन होते हैं ये कहीं नहीं जाते, ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। और फिर से कह रहा हूँ, जो करवा है वही सच्चा है, सही कह रहा हूँ, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। पता है क्या हुआ था अभी रिसेंटली? एक पाकिस्तान में जी इंटरनेशनल ब्रोकर आया V5 के नाम से, हो सकता है आप में से कुछ इसके हत्थे चरे हों। ये पता है क्या करता था? मुझे पता भी नहीं था, हालांकि मैं इस मार्केट में इतना इन हूँ, मुझे नहीं पता था V5 के नाम से कोई ब्रोकर यहाँ पे आके काम कर रहा है। अब देखो, पिछले 20-20 साल से
ये बाकी इंटरनेशनल ब्रोकर्स एक्सनेक्स वगैरह और बाकी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशंस बढ़ा रहे हैं, अलग अलग लाइसेंस ले रहे हैं। तो ये लोग भी आपको कह सकते हैं ना कि हमारे साथ अकाउंट ओपन करो, आपको इतने % का बोनस देंगे। ये लोग तो नहीं कहते, ये कहते हैं भाई अकाउंट ओपन करो, कोई बोनस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन नहीं है यार, उनको पता है उन्होंने आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं करनी। ठीक है, फेयर है, आप आओ अकाउंट ओपन करो, फीस दो, बाकियों से कम फीस है, ठीक है, और इतनी है, ये हमारे रूल्स हैं। उनको कोई लालच देने की आपको जरूरत नहीं है, वो ब्रांड है, ब्रांड रजा होता है। सही है। अच्छा, अब ये एक ब्रोकर आया पाकिस्तान में, मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ये V5 ब्रोकर है, इस पे ना हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट ओपन करने के बाद ना हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं, तो हमने अकाउंट जैसे भी ओपन किया होता है, बाइनांस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं या लोकल बैंक ट्रांसफ़र किया होता है, जो भी किया होता है, हमें डॉलर्स मिल जाते हैं हमारे अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आपने कल को जो भी आपका रियल अकाउंट का प्रोसेस होगा ना, जिस भी ब्रोकर के साथ होगा, मुझे बता देना, मुझसे कोई गाइडलाइन चाहिए हुई मुझसे वो भी ले लेना। ठीक है, तो वो कहते हैं जी हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं V5 के साथ, हमें लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है। V5 की अपनी एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, हम वो डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, अपनी है, ना मेटा है ना वर्टेक्स है, वो अपनी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, हम वो डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे हमारे पास चार्ट आ रहा होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी नीचे आ रही होती है, रियल अकाउंट हमारा ओपन होता है। हमें एक मैसेज आता है कि आज शाम को 6:38 पे यूरो USD के पेयर को बाय कर लेना, मैक्सिमम 2 मिनट के लिए आपने अपनी ट्रेड लगा के रखनी है, बड़े से बड़ा लोट साइज लगाना है, बड़े से बड़ा लोट साइज लगाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, और बाय कर लेना है। मैक्सिमम 2 मिनट तक बाय करके रखना है, मैक्सिमम। इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, अच्छे प्रॉफिट में आ जाए, तो फ़ौरन ट्रेड को बंद कर देना। अगर 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेड को लगा के रखते हो तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, प्राइस नीचे गिर गई, तुम्हारा अकाउंट भी वॉश हो सकता है। ट्रेडर्स ने कहा ठीक है जी, इतना अच्छा सिग्नल आ रहा, हमें 6:38 पे हमने बाय करना है। जैसे ही 6:37 हुए हैं, सारे ट्रेडर्स यूरो USD का पेयर ओपन करके ये V5 के अंदर उसकी एप्लीकेशन के अंदर बैठे हुए हैं। 6:38 ने हिट किया, सब ने बड़े बड़े बाय के ऑर्डर्स लगाए। अब देखो, जिसका $100 का अकाउंट था उसको 100 के हिसाब से प्रॉफिट होना है, जिसका 1000 का अकाउंट है उसको 1000 के हिसाब से प्रॉफिट होना है, जिसका 10,000 का अकाउंट है उसको 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट होना है। फर्ज करते हैं इसने बाय किया 100 वाले ने, इसको $30 का प्रॉफिट हुआ, इसने फौरन अपनी ट्रेड बंद कर दी। यही 1000 वाले को $300 का प्रॉफिट हुआ है, इसने अपनी ट्रेड बंद कर दी। 10,000 वाले को $3000 का प्रॉफिट हुआ, उसी मूव के ऊपर उसने अपनी ट्रेड बंद कर दी। ठीक है, विद इन 1 मिनट वो पेयर ऊपर गया है, एक लंबी उसने स्पाइक मारी है, इन सबको एकदम से प्रॉफिट्स हुए हैं, इन सब ने अपनी ट्रेड बंद कर दी। बाद में पेयर नीचे आ गया, ट्रेड इन्होंने बंद कर दी हुई थी तो इनको प्रॉफिट हुआ। डेली 1 से 2 सिग्नल्स आते हैं सर हमें, हम जब भी उस टाइम पे जाके उस पेयर को बाय या सेल जो भी उन्होंने कहा होता है हम करते हैं ना, हमें हर दफ़ा प्रॉफिट होता है। इसी तरह हमारे कुछ जानने वालों ने पहले $50 का अकाउंट ओपन किया, सिग्नल को फॉलो करते हुए उनको 5, 7, $10 का प्रॉफिट होना शुरू हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस 50 को 500 करें। फिर उनको जब प्रॉफिट होता रहा, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिसके पास जितना पैसा था सब ने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने उस स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ, क्योंकि मैं समझ गया था यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे बताओ, कभी तुमने ऐसा किया कि फ़र्ज़ करते हैं तुम्हारे पास एक्सनेक्स का डेमो अकाउंट है या रियल अकाउंट है, अगली दफ़ा जब तुम्हें आएगा ना, मैंने उन सबको बोला, मैं कहा अगली दफ़ा जब आएगा, पहले मैंने उनको एक चीज़ कही, पहले मैंने 1-2 दिन इस पे काम किया, मैंने देखा ये कर क्या रहे हैं ये V5 वाले। ठीक है, तो मैंने कहा यार 3 से 4 महीने के अंदर ये गायब होने वाले हैं मार्केट से, इनकी पूरी पोंजी स्कीम मुझे समझ आई है, ये गायब होने वाले हैं। ये इतना वो वेबसाइट्स वगैरह प्रमोट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इनकी चेन कैसे चली हुई है
ये आगे एक बंदा इनके साथ अकाउंट ओपन करता है, वो देखता है यहाँ पे तो पैसा ही बहुत है, वो आगे से और बंदे लेके आता है और उसको उन बंदों के ट्रेड करने पे कमीशन मिल रहा होता है। इस तरह का उन्होंने वो एक चेन बनाया हुआ था कि अगर मैं आगे बंदे इनको रेफर करता हूँ तो आपके पर ट्रेड आप जो करोगे उस पर आपको जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा। अब मैंने 100 बंदे भेज दिए हैं तो मेरा डेली का हिसाब लगाओ, कमीशन ही कितना बन रहा होगा आपकी ट्रेड से। ठीक है, इतने इतने बड़े ऑफर्स भाई, अनरियलिस्टिक ऑफर्स के ये कैसे हो सकता है? या तो ना मुझे वन टाइम मिल रहा हो कि यार एक बंदा मैंने दिया V5 को, इन्होंने मुझे $10 दे दिए या $20 दे दिए यार, कि एक बंदे ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया, हमने इस बंदे से कल को कमाना है तो तुम $10-20 हमसे ले लो, तो समझ आती है। ये तो कह रहे हैं आपका चेन चलती रहेगी V5 वाले। मैंने इनको बोला, मैं कहा 3 से 4 महीने में ये ब्रोकर भागने वाला है, जितने पैसे हैं यहाँ से निकलवा लो, अभी ये सबको विड्रॉ दे रहा, सब विड्रॉ भी ले रहे हैं, याशी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और बड़े से बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है इस ब्रोकर के साथ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे लगता है कि ये 2 नंबर काम कर रहा है? कहते हैं लगता तो हमें भी है ये 2 नंबर काम कर रहा है, लेकिन आप हमें ज़रा कोई लॉजिकल रीज़न बताएं। मैंने कहा सिंपल है, आप XNext का डेमो अकाउंट या रियल अकाउंट ओपन करो मेटा के अंदर अपने कंप्यूटर में, और फिर V5 का भी अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन ओपन करके रखो। ठीक है, आपको सिग्नल आया जी 6:35 या 5:37 पे आपने बाय करना है। आप जैसे ही 5:37 होते हैं, सिग्नल वाला टाइम होता है, तो V5 वाली एप्लीकेशन में देखो वो पेयर ऊपर जाएगा। XNext वाली एप्लीकेशन में देखना वो पेयर कहीं भी नहीं जाएगा। यूरो USD का पेयर है या कोई भी पेयर है वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि XNext तुम्हें इंटरनेशनली जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो दिखा रहा है जो पूरी दुनिया में चल रही है। ये V5 वाले इसको अपनी एप्लीकेशन को, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन इसलिए रखी हुई है ताकि इसको मैनिपुलेट कर सकें। वो 1-1.5-2 मिनट के लिए प्राइस को मैनिपुलेट करके जानबूझ के ऊपर लेके जाते हैं ताकि आप सबको प्रॉफिट्स हों। आपको प्रॉफिट्स होंगे तो आप मजीद बकरे लेके आओगे, आपको विड्रॉ देते रहेंगे। शुरू में पोंजी स्कीम का स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है, डबल शाह वाली स्कीम का, कि शुरू वाले बंदों को बहुत पैसा मिलता है, एंड पे जब एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो गई होती है इनके पास, तब ये लोग गायब हो जाते हैं, सारा कुछ पूरा हो जाता है पीछे से इनका। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार V5 की एप्लीकेशन पे देखना तुम्हारा सिग्नल काम करेगा, यही आप तुम 5:37 पे XNext पे आना और यूरो USD को या जो भी उसने सिग्नल दिया होगा उसको बाय करना। तुम्हें यहाँ पे हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल मार्केट है, ये इनके हाथ में नहीं है V5 वालों के, ये इनके हाथ में है। समझ आई मेरी बात की? तो ये काम ये ज़्यादा देर कर भी नहीं सकते, 1 से 1.5 मिनट के लिए ही अपने रेट्स को मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाएंगे तुम्हारे हक में। 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे ना तो बाकियों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार उस ब्रोकर पे रेट ये आ रहा है, इस ब्रोकर पे रेट ये आ रहा है। ठीक है, तो वो 1 से 1.5 मिनट में उसको मैनिपुलेट करते हैं, तुम लोग ट्रेड्स वगैरह लगा के फारिग होते हो, जब वापस प्राइस फिर उसी लेवल पे आ जाती है जहां पे बाकी ब्रोकर्स की प्राइस होती है। इसलिए वो लोग तुम्हें कहते हैं कि 1 से 1.5 मिनट में आपने जितना भी प्रॉफिट हो जाए लेके बाहर आ जाना है, उसके बाद आपने ट्रेड बंद नहीं की तो अकाउंट वॉश हो सकता है, क्योंकि वो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा अपनी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी। ये था उनका गेम स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रिक्टली सबको मना किया। देखो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितना पैसा कमा रहे थे बंदे रेफर करके आगे, कि जी वो कमीशन के सूरत में ही कितना कमा रहे थे, और अपनी ट्रेड करके $10-10 हज़ार का अपनी गाड़ियाँ बेची हुई हैं, घर बेचे हुए हैं यहाँ पे लोगों ने, स्पेशली ये पेशावर वाली साइड पे पठान। तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, रोज़ का एक सिग्नल आता है, हम फॉलो करते हैं, भाई कैसे हो सकता है, नहीं उनको समझ आती। और उन्होंने टारगेट भी ज़्यादातर इसी तरह के किए, पठानों को टारगेट किया, जो अब डेफिनेटली मैं कह नहीं सकता, हो सकता है आप पठान ही हो जो मेरा कोर्स देख रहे हो, लेकिन आप भी जानते हो कि उनको क्यों टारगेट किया गया था। पैसा भी ठीक ठाक है उनके पास और बाकी आप समझदार हो। तो लोगों ने करोड़ों रुपया V5 के साथ इन्वेस्ट कर दिया अपने अकाउंट के अंदर, ताकि ज़्यादा बड़ा अकाउंट होगा तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैं भी चाहता तो अपने स्टूडेंट्स को आगे रेफर करना शुरू कर देता। मैंने लिटरली, मुझे पता चल गया हुआ था कि ये 3 से 4 महीने का इनका प्रोसेस रह गया हुआ है बाकी।
पिछले जितने महीने से वो काम कर रहे थे, कुछ ही टाइम हुआ था इनको आए हुए, मैं समझ गया था इनके जो टारगेट्स हैं कि इतने फंड्स हमारे पास आ जाएं, ये 3 से 4 महीने में इनके पास ठीक ठाक फंड्स इकट्ठे हो गए उन्हें, इन्होंने विड्रॉ भी दे रहे होने 3 से 4 महीने सबको, फजूल का विड्रॉ। भाई याशी करोगे तो बाकियों को लेके आओगे ना। तो मैं अपने अंदाजे से 3 से 4 महीने का मैंने गेस किया। अब इन 3 से 4 महीनों में मैं भी बड़ी याशी कर सकता था इनके साथ। मेरे पास तो यूट्यूब चैनल है, मैं तो जिसको बोलूँगा वो आके वो मुझे देखते हुए इनके साथ इन्वेस्ट कर लेगा। तो मुझे तो मेरी कबर याद आ गई। इनको मैंने बोला कि यार अपने जितनी भी आप लोगों ने आगे टीम बनाई हुई है ना, जिनके कमीशंस खा रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो, अपने भी पैसे यहाँ से वापस निकालो। अभी विड्रॉ मिलना है, किसी भी टाइम ये विड्रॉ देना बंद कर सकते हैं। जब इनके पास बड़ी अमाउंट इकट्ठी होगी, इन्होंने निकलने की तैयारी करनी है, पैकिंग शुरू कर देनी है। मैं कहा 3 से 4 महीने रह गए हैं, 1.5 से 2 महीने के बाद इन्होंने अपने बैग पैक करना शुरू करने हैं। ठीक है, तो अभी से अपने बंदों को भी मना कर दो, खुद भी बाज आ जाओ। नहीं बाज आए, लालच है, दिमाग बंद, सब कुछ बंद, कि चलो जब तक चल रहा है तब तक तो कमाएं। हम थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ ले रहे हैं सर। तो मैंने फिर इग्नोर कर दिया। मैं कहा ठीक है यार, जो जिसने करना होगा कर ले। मैंने इनकी सबको मैंने बताया, मैं कहा आगे स्ट्रिक्टली सबको बता दो कि ये, और एक नहीं कई, कुछ पेशावर से थे, कुछ मर्दान से थे स्टूडेंट्स, वो मुझे बता रहे थे जी ये V5 और ये, वो मुल्तान से भी थे। मैं सबको मना कर रहा था कि पैसे यहाँ से, जो अक्लमंद थे उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए। पूरे 3 महीने के बाद मुझे मेरे एक स्टूडेंट की रात को 9 बजे कॉल आती है, सर जी V5 भाग गया। मैं कहा पैसे निकाले थे? नहीं जी, मेरा तो $8,000 पड़ा हुआ था। फिर एक और स्टूडेंट की कॉल आ रही है, सर मेरा $5,000 पड़ा हुआ था। मेरे जो सब हैं वो मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, सब ये वो, और आपको कैसे इतना आइडिया हो गया कि भाई साहब 3 से? मैं कहा यार मेरे आइडिया को छोड़ो, मैंने जब तुम्हें मना किया था कि ये ब्रोकर ठीक नहीं है, एक अनरियलिस्टिक चीज़ है जो तुम्हें वो दे रहा है, वो पोंजी स्कीम है। ठीक ठाक अरबों का पाकिस्तान में वो फ्रॉड करके गए हैं इन पठानों के साथ। तो ये बाकी जो इधर उधर के हैं, वो लोहरिये तो फंसते नहीं है इतनी जल्दी तो उनको तो समझ आ जाती है। लोहरियों ने तो खुद इस तरह की कितनी स्कीमें निकाली होती हैं, तो ये ज़्यादातर इधर उधर के लोग पकड़ते हैं। तो मेरे भाई इस मार्केट में ये भी होता है, सही है? तो कभी किसी के हत्थे ना चढ़ जाना। फिर से कह रहा हूँ, जो करवा है वही सेफ है। जो तुम्हें कह रहा ना कि मैंने तुम्हें कोई बोनस भी नहीं देना, जो इन्वेस्ट कर रहे हो वही तुम्हें अकाउंट में मिलेगा, ट्रेड करो यार। मैं तुम्हें और इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, सर्विसेज अच्छी दे रहा हूँ, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। देखो ब्रांड में और लोकल में पता है क्या फ़र्क होता है? मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ। आप एक सिनेमा में जाते हो, लोकल सिनेमा है, तो वहाँ पे जाते हो जहाँ आपकी 500 रुपये टिकट है, तो आप वहाँ पे जाके मूवी देखने, तो वो ना अभी मूवी देखने के लिए सिर्फ 5 लोग आए हैं, तो वो सिनेमा पता है आपको क्या कहेगा? सर जी ये प्रोग्राम 1 घंटा लेट किया है, बंदे बड़े कम हैं, तो ज़रा कम से कम 25-30 बंदे इकट्ठे हो जाएं फिर फिल्म चलाते हैं, वरना हमारे पैसे पूरे नहीं होने। एक ब्रांड के पास जाते हो ना मूवी देखने, जो उसका टाइम है उसने उस पर मूवी चला देनी है, फिर चाहे तुम अकेले क्यों नहीं बैठे हुए पूरे हॉल के अंदर। वो अपने असूलों का पक्का है, वो खुद भी असूल फॉलो करेगा और तुमसे भी फॉलो करवाएगा। तुम टाइम पे नहीं पहुंचे, मूवी नहीं चलनी, मतलब मूवी चल गई है तुमने नहीं देखनी, ठीक है, आधी मूवी में जाके बैठो। तो जो यहाँ पे अपने असूलों का पक्का है, खुद भी फॉलो करता है, तुम्हें भी जबरदस्ती फॉलो करवाता है, मेरे भाई उसी के पीछे लग जाओ। अब पता नहीं यार आप लोगों को ये बात किस हद तक समझ आई है, और सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। ये टोटली आपकी चॉइस है। मुझसे आप पूछ लेना, मुझसे आप मशवरा कर लेना अलग अलग टाइम्स पे क्या क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और वहाँ पे मैं हर जगह पे आपको बता दूंगा। बाकी मुझे वहाँ का कई जगहों का मुझे नहीं पता, जहाँ जहाँ का पता है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कहाँ पे क्या है। और इंटरनेशनली इस टाइम अभी बाकियों से बेहतर कौन है, सही है। वक्त के साथ साथ मैं गारंटी तो नहीं ना दे सकता कि आगे 10 साल तक ये, या 6 महीने तक, या 1 महीने तक, 2 महीने तक, 2 साल तक एक्स ही बेहतर रहेगा। मैंने तो फ्यूचर नहीं देखा हुआ, हो सकता है उससे बेहतर अच्छे कोई आ जाए जो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे दें, या एक्स ही सर्विसेज खराब हो जाएं, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी दी बेस्ट है, बहुत शानदार है। तो आइंदा आप मुझसे भी रब्ता कर लेना, मुझसे सजेशन ले लेना, अच्छा सजेशन दे दूंगा आपको। कोई मेरी पुप्पो का लड़का नहीं है, ठीक है। और जो बात वैलिड होगी आपको वही डेफिनेटली उसी तरह गाइड करेंगे। अच्छा, ये ब्रोकर वाला टॉपिक आज हमारा ना काफ़ी लंबा हो गया। इसके बाद मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता था जो लिख के रखो अपने पास। क्या वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं एक गुड ट्रेडर की, ठीक है। सबसे पहली, थिंक्स इंडिपेंडेंटली, उसकी सोच आज़ाद होती है, क्राउड के पीछे नहीं भागता, उसका अपना एक राय होती है, सिग्नल्स के पीछे नहीं भागता, किसी से पूछता नहीं है कि मुझे बता दो आज क्या होने वाला है, अपना व्यू शेयर करता है कि मुझे ये लगता है ये होने वाला है, आपको क्या लगता है, ठीक है। अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछता है या डिस्कस करता है, पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और अगर उसको कोई और कुछ बताता भी है तो वो इंडिपेंडेंटली थिंक करता है, क्राउड के पीछे नहीं लगता, ठीक है। और सिग्नल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो घटिया समझता है सिग्नल्स को, लेना भी और देना भी, क्योंकि उसको ट्रेडिंग की असलियत पता चल गई होती है। लेकिन अगर कोई और बंदा उसको अपनी राय दे रहा है तो वो ओपन माइंडेड रह के उसकी राय पे भी फोकस करता है कि वो इस तरह क्यों सोच रहा है। थिंक्स इंडिपेंडेंटली, लिख लो अपने पास। दूसरा आएगा, ही नोज इज एज, ये यार EDGE लिखना था मैंने, ये डी थोड़ा सा खराब हो गया। एज, वो अपना एज जानता है, मुझे इस चीज़ में ज़रा एज है। अक्सर सुना होगा ना, मैं ये काम बेहतर कर लूँगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ का एज है। वो अपना एज जानता है कि वो किस चीज़ में बेहतर है, वो टेक्निकल एनालिसिस में बेहतर है, वो डाटा को अच्छा प्रोसेस कर लेता है, फंडामेंटल एनालिसिस में अच्छा है, इंफॉर्मेशन अच्छी गेन कर लेता है आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, ठीक है, या किसी इंडिकेटर को अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना आता है, वो अपना एज जानता है। ये एज उसको पता कैसे चलेगा? काम कर करके पता चलेगा, उसको ख्वाब नहीं आना। काम करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा काम अच्छा करता हूँ, किए बगैर तो नहीं ना पता चलेगा। नंबर 3, अगर तो वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो छोटी छोटी ट्रेड्स लगाता है, तो वो ट्रेड्स वन टाइम होराइजन, जैसे कि स्कैल्पर्स होते हैं। अभी तो आपने स्कैल्पर बनना नहीं है, कल को आप जब मार्केट का ठीक ठाक एक्सपीरियंस ले लोगे उसके बाद आप छोटी छोटी ट्रेड्स जो लगाते हैं ना मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए, तो वो फिर उसकी एक खासियत होती है कि वो एक ही टाइम पे ट्रेड करता है। मतलब उसको पता होता है मैंने 5 से लेके रात 10 बजे तक ट्रेड करनी है या 12 से लेके 4 बजे तक ट्रेड करनी है। जो भी पेयर्स वो ट्रेड करता है उसको पता होता है कि कब इनमें अच्छी मूवमेंट होती है, तो मैं उनके हिसाब से एक टाइम सेट कर लेता है। डिसिप्लिन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो एक टाइम होराइजन, स्पेशली अगर वो साथ कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, टाइम कम होता है, तो उसने अपना एक टाइम फिक्स किया होता है ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो रात को 2 बजे भी ट्रेड लगा सकता है, ठीक है। वो उसको जब जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है वो वेट कर रहा होता है, वो घंटों दिनों हफ्तों वेट करता है, और हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी रात को 3 बजे डेवलप हो जाए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, करो 3 बजे ट्रेड करो। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कई ट्रेड्स लेनी होती हैं एक दिन के अंदर। अच्छा जी, नंबर 4 ये मैं लिख लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्या मसला है? हाँ जी, नंबर 4, thinks like a robot, acts like a robot, controls his emotions like a robot। कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि रोबोट की तरह आपने जज्बाती नहीं होना, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, अपने असूलों का पक्का रहना है। रोबोट्स जो होते हैं वो और
कुछ भी हो जाए उनको तोड़ दो, मरोड़ दो, जो मर्जी कर दो, वो अपने असूलों के पक्के रहते हैं, जो उनको फंक्शन कर दिया गया होता है। ये जो हमारी साइकोलॉजी का सेक्शन था उसमें बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ, तो इसको अपने पास लिख के रख लो। थिंक्स लाइक अ रोबोट। ठीक है। नंबर 5, एक डेली रूटीन होती है भाई साहब उसकी। ये नहीं कि जब दिल किया उठा, जब दिल किया सो गया। और ट्रेडिंग में तो याशी बहुत है भाई, मैं तो ट्रेडर बन ही इसलिए रहा हूँ कि मैं एक वो बन जाऊँ, सेल्फ बॉस बन जाऊँ। डेफिनेटली आप सेल्फ बॉस हो, लेकिन सेल्फ बॉस होने का मतलब ये होता है कि खुद अपने आप को बताओ कि बीइंग अ बॉस, अपने आप को हुक्म दो कि भाई तुमने इतने बजे सुबह उठ के इतने बजे यहाँ बैठे होना है, वरना गालियां दो खुद को, वरना तू ये वरना तू वो। ठीक है, तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। हो तुम बॉस ही, वरना तुमने बॉस ही है, लेकिन अपने ऊपर रोब झाड़ो। डेली कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ अपनी कि भाई तुमने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, आज तुम्हारा टास्क ये है, आज मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूं, ये रात तक हो गया होना चाहिए। समझ आई मेरी बात की? सेल्फ बॉस इसी को बोलते हैं और कामयाब यही लोग होते हैं। ट्रेडिंग को देखो, अगर फुल टाइम ट्रेडर भी बनते हो ना, तो ट्रेडिंग को एक जॉब की तरह देखो। अगर घर बैठ के भी ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा कमरा अलहदा होना चाहिए। तुम सुबह उठे हो, तुमने नहाया, जो भी किया, फ्रेश हो के तैयार हो के अपने कमरे में चले जाओ, समझ लो कि तुम अपने ऑफिस चले गए हो। ठीक है। अब घर से कॉल नहीं आनी चाहिए, दोस्त की कॉल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब तक तुम अपने ऑफिस में हो। ये बॉस होने का मतलब ये नहीं है कि अपना बेड़ा गर्क कर लो तुम। एक ब्रेक टाइम रखो, ब्रेक टाइम में बाहर आओ, जो मर्जी करो, जिस तरह मर्जी इंजॉय करो। सही है। और उसके बाद वापस अपने रूम में चले जाओ। अपनी मर्जी है आपकी, जो मर्जी रूटीन सेट कर लेना। बीइंग अ बॉस ये आपकी मर्जी है, जो सी मर्जी रूटीन सेट कर लेना, लेकिन उस पर कंसिस्टेंट रहना। नंबर 6, हैप्पी टू बी फ्लैट। खुश हो कि वो ट्रेड नहीं कर रहा, अगर कंफ्यूज है तो। फ्लैट बताया हुआ है ना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है फॉरेक्स मार्केट में, तो हैप्पी टू बी फ्लैट हो, ना कि उसको कोई चीज़ तंग कर रही हो कि ट्रेड लगा। भाई पैसा बनाना नहीं, बचाना भी मकसद है इस मार्केट से। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी ये हैप्पी टू बी फ्लैट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 पे आ जाएगा जी, जानता है कि कब उसको नॉर्मल रहना है और कब उसने रिस्की होना है, थोड़ा सा अग्रेसिव होना है। जानता है कि कब उसने छोटे लोड साइज लगाने हैं, जानता है कि कब उसने थोड़ा बड़ा लोड साइज लगाना है। देखो, ये अभी भी तुम जानते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत है जो तुम अपने बारे में जानते हो। ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि मैंने गलत ट्रेड के ऊपर बड़ा लोड साइज लगा देता हूँ और सही ट्रेड्स के ऊपर छोटा लोड साइज लगा देता हूँ। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आइडिया होगा कि मैंने कब बड़ा लोड लगाना है, कब छोटा लोड लगाना है। काम कर करके आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेड की कितनी वर्थ है। तो ये थोड़ा सा डीप है, इस पे ज़रा आपको भी काम करना पड़ेगा। सही है। नंबर 8, मेटाकोग्निशन, या फिर इसके आगे लिख लो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या होता है? ये अपनी सोचों के बारे में सोचना। तुम कैसा सोचते हो इस बारे में कभी सोचा है? तुम्हारा दिमाग कैसा है? तुम्हारा दिमाग गंदा है? तुम्हारा दिमाग क्या कहते हो उसे, आइडियाज़ जनरेट करता है? तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर टाइम ये कहता रहता है कि खाना क्या है। ठीक है। अगर आज तुम खुश हो तो किस वजह से खुश हो? अगर आज तुम सरे हुए हो तो किस वजह से ये शक्ल बनी हुई है? इसको मेटाकोग्निशन बोलते हैं। अपनी सोचों के बारे में सोचना कि तुम्हारे दिमाग में सोचें किस तरह की आती हैं, गंदी गंदी आती हैं या क्रिएटिव आती हैं। ठीक है।
ये तुम्हारी कामयाबी और नाकामी से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं तुम्हारी सोचें, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा सोचने का अंदाज़ है उसी तरह की तुम्हारी हरकतें होंगी। अगर तुम्हें जल्दी शॉर्ट टाइम पैसा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो हो सकता है तुम एक चोर बन जाओ, तुम एक डाकू बन जाओ, सही है, और फिर एंड अप तुम्हारा जेल के अंदर ऐसे सलाहें पकड़ी हों। बल्कि पहले वो होता है ना, मूवी में देखा ना, कार्ड पकड़ते हैं, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मेरी हाइट, मेरे सारे डायमेंशंस लिखे होते हैं, कार्ड पकड़ के पीली शर्ट पहन के ऐसे पहले सामने खड़े होके एक फ़ोटो, फिर राइट पे टर्न करके फ़ोटो, फिर लेफ़्ट पे टर्न करके फ़ोटो। तो अपने बारे में मेरे भाई ज़रा सोचो कि तुम किस तरह से सोचते हो। आज अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मेरा मूड ख़राब है, आज मेरी ट्रेडिंग भी ख़राब हो सकती है। आज अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये ना हो कि मैं बड़े बड़े लॉट साइज लगा दूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा मैं किस बारे में बात करता हूँ। नंबर 9 जो ऑब्वियस है, इसके बगैर तो आप ट्रेड कर ही ना सकते। लव्स ट्रेडिंग, आप जो कर रहे हो आपको उससे प्यार नहीं है तो क्यों कर रहे हो। और ट्रेडिंग को प्यार ना करने का मुझे लगता है कि कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए आपके पास, किसी के पास भी, क्योंकि एक ऐसा काम जिसमें वीकेंड्स आपको बुरे लग रहे हो कि मार्केट बंद क्यों है, और मंडे जब मार्केट ओपन हो रही है, जब सुबह तुमने अपने ऑफिस में जाके बैठ के अपने रूम में बैठ के काम स्टार्ट करना, तुम एक्साइटेड हो कि सुबह ट्रेड करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ बताना चाहिए। ये ऐसी मार्केट है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नंबर 9 लव्स ट्रेडिंग। आगे नंबर 10 पे आप रखोगे मुझे एक गट फील आ रही है कि ये पेयर आज ऊपर जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये पेयर आज ऊपर जाएगा और मेरा दिमाग कह रहा है कि ये पेयर आज ऊपर जाएगा। मुझे किसकी माननी चाहिए? जवाब दे दिया, यही जवाब है, मुझे मेरे दिमाग की माननी चाहिए। अगर मेरे दिमाग कह रहा है कि ये पेयर आज ऊपर जाएगा और साथ में मेरा दिल भी कह रहा है ये पेयर आज ऊपर जाएगा, तो आज ये ऊपर जाएगा। अगर सिर्फ मुझे गट फील आ रही है कि यार लगता है आज ऊपर जाएगा, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं मुझे मिल रही, कोई ऐसा मिल नहीं रहा, लेकिन गट फील है कि ये ऊपर जाएगा, तो मेरे भाई तू भी बहुत ऊपर जाएगा, लिटरली बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो गट और हेड ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग है आपकी। ये ट्रेडर, मैंने आपको शुरू पहले लेक्चर में बताया था कि एक डिसीजन मेकर होता है, और अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना हैवी किस्म का डिसीजन मेकर होता है। ये सिर्फ छठी हिस्स के ऊपर रहते हुए, गट के ऊपर रहते हुए अपने डिसीजंस नहीं मेक कर सकता, बर्बाद हो जाएगा। सही है, उसको हेड की ज़रूरत है। हाँ, एक टाइम आप पे ऐसा आएगा जब आपकी गट और आपका हेड दोनों अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास हेड आपका 1 2 3 लॉजिक्स दे रहा होगा कि यार ये ट्रेड कर लेनी चाहिए, और वो एक खास आपके एक्सपीरियंस की स्टेज ऐसी पहुंच गई होगी कि उस हेड के साथ, अगर हेड दे रहा है आपको इजाज़त कि यार ठीक है यार कर लो, छोटा लोट लगा लो, कर लो, पता नहीं मुझे लग रहा है कि हो ही जाएगी, हेड आपको ये कह रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको गट फील भी आ जाती है कि नहीं यार साथ में मेरी गट भी मेरा साथ दे रही है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, जो भी वो ट्रेड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी गट या सिर्फ आपका हेड जो सा होता है, ये भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सिर्फ हेड कह रहा होता है कि ये काम कर लो, ट्रेड लगा लो, लेकिन गट फील आपको ये होती है कि यार नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों इसने नीचे गिर जाना है। तो दोनों ही बेहतर नहीं है, गट वाली तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है और सिर्फ हेड वाली भी बेहतर नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपका गट और आपकी हेड, आप ये दोनों अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, तब आपको एक फील आ जाएगा, अंदर से आवाज़ आ जाएगी। ये तजर्बे के साथ साथ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब आपका ये हेड और आपकी गट अलाइन हो चुके हैं। वो आपकी कुछ बहुत शानदार ट्रेड्स होने वाली हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना, ठीक है, खुद को धोखा नहीं देना, लॉजिकल होनी चाहिए आपकी ट्रेड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, हर टाइम आपकी ट्रेड्स लॉजिकल होनी चाहिए। उन लॉजिक्स के साथ आपकी गट मिक्स हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ना लिखो, ये कौन सा 11 नंबर है, यहाँ पे लिखो कि
इवन इफ यू डाई, कि अगर तुम मर भी जाते हो मार्केट विल बी मूविंग, आगे टुमारो लिख लेना है, जो भी लिखना होगा, कि मार्केट को तुम्हारे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी अगर एक ट्रेड तुम इस वजह से लगा रहे हो कि कहीं कोई मौका आज ये जो बन रहा है मिस ना हो जाए मुझसे, तो मैं जल्दी अभी बाय या सेल में चला जाऊं कि कहीं ट्रेंड मुझसे मिस ना हो जाए, तो एक दफ़ा ये पढ़ लेना आके कि तुम मर भी जाओगे ना तो मार्केट ने चल रहे होना है, और अगर मार्केट चल रही है तो मार्केट कोई ना कोई मौका देती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही लिखना है कि अगर तुम मर भी जाओ तो मार्केट चलती रहेगी और कुछ ना कुछ बनाती रहेगी और तुम्हारे बाद वाले लोगों को मौके देती रहेगी। तुम मर गए, तुम्हारी गलती थी, ठीक है। और ये मरना सिर्फ फिजिकली मरने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा अकाउंट वॉश हो गया तब भी तुम फाइनेंशियली मर चुके हो। तो ज़रा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके ज़रा अपने पास लिख लेना, क्योंकि तुम्हें ना अभी बड़ी चीज़ों ने तंग करना है कि ट्रेड लगा। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO बताया था ना आपको, वो तंग करेगा आपको, शुरू में काफ़ी करेगा। और फिर कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ चीज़ें जो मैंने बाकियों से भी सीखी हैं, खुद भी सीखी हैं, वो भी आपको बताना चाहता हूँ। लिखो अपने पास। नंबर 12 हो जाएगा, डू नॉट लेट, ये पिछले से मिलता जुलता ही है, डू नॉट लेट रैंडम ट्रेड्स ब्लीड यू। देखो आपकी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स वो होंगी जिसमें आपके पास लॉजिक्स भी होंगी, जिसमें आपके पास कभी कभार गट भी हुआ करेगी, ठीक है। वो आपकी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स हैं। लो कन्विक्शन ट्रेड्स, वही फजूल ट्रेड्स लगा के बैठ जाओगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो वो तुम्हें ब्लीड करेंगी। जब तुम ब्लीड हुए होगे, ज़ख्मी हुए होगे, तो तुम्हारा सोचने का अंदाज भी खराब हो जाएगा। एक बीमार इंसान, ज़ख्मी इंसान ठीक फैसला तो नहीं ना कर सकता। आज मुझे कोई चोट लग जाती है, सबसे पहले तो मेरा मूड हवादार रहेगा जब तक वो चोट ठीक नहीं हो जानी, सही है। मैं ठीक से हंसूंगा भी नहीं, शायद, बेशक हंसूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो ये ट्रेड्स भी तुम्हें ब्लीड कर रही हैं जो तुमने लो कन्विक्शन ट्रेड्स लगाई नहीं है जल्दबाजी में आके। तो अपने पैसे को बचाओ, हाई कन्विक्शन ट्रेड्स के लिए सब्र कर लो थोड़ा सा। कई दफ़ा मैंने ऐसे देखा, ट्रेडर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रेड्स लगाई होती हैं, 6 ट्रेड्स लगी हुई हैं, 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं और एक ट्रेड फजूल लगाई हुई है जो लॉस में जा रही है और उसको बंद नहीं कर रहा। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा जी आप इस ट्रेड को क्यों नहीं बंद कर रहे? सर बाकी 5 तो प्रॉफिट में जा रही है ना, तो ये थोड़ी लॉस में चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है। उसने वो जख्म ताज़ा रखा हुआ है, वहाँ से खून निकली जा रहा है उसका, उसको परवाह नहीं है कि भाई बाकी तो प्रॉफिट में जा रही हैं। तो ये क्या मतलब जुआ खेल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है? जब तुम पे मैं बिठा के आपको वो टॉर्चर करना शुरू करूँ ना आपको, तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि सर जी बस टॉर्चर करना बंद कर दो। मैं आपको कोई ब्लेड मार रहा हूँ, आपको कोई वो क्या कहते हैं उसको, वो जो फिल्मों में दिखाते नहीं है, जो घोड़ों को भी मारते हैं यार, छांटे, वो मार रहा हूँ। तो पहली कोशिश आपकी ये होगी कि इसको मारना बंद करें, फिर अगली बात करते हैं। तो ये ट्रेड्स होती है ना जो गलत तुमने लगाई होती हैं और लॉस में जा रही होती हैं और तुम्हारा बंद करने का दिल नहीं कर रहा होता, ये उस टॉर्चर की तरह ही है। ये तुम्हें होता जा रहा है, तुम्हें बचते जा रहे हैं, वो नीचे आती जा रही है, तुम उसको बंद नहीं करे। बंद करोगे तो अब जख्म बढ़ना शुरू होंगे, वरना नए से नया पड़ता जा रहा है, जख्म गहरा होता जा रहा है। डू नॉट लेट रैंडम ट्रेड्स ब्लीड यू, बंद करो उन्हें। जितने मर्जी लॉस में हो चुकी हैं, जितना मर्जी जख्म तुम्हें लग चुका है, अभी इसको बंद करोगे ये बढ़ना शुरू होगा, तुम्हारा दिमाग भी काम करना शुरू करेगा। इसके साथ बेशक लिख लेना आगे ब्रैकेट में टॉर्चर लिख लेना, ताकि तुम्हें ये एग्जांपल याद रहे कि ये टॉर्चर है जो तुम होता जा रहा है तुम्हारे ऊपर, इसको रोक दो अभी। अच्छा, ये 13 नंबर पे लिखो, ये भी जुड़ा ही हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग, ये ना एक नशे की तरह हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग ना आदत हो जाती है कुछ को।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना सबसे पहले खुद को फिर एक कोटा दे दो कि यार हफ्ते की इतनी ट्रेड्स लगानी है तुमने, वो चाहे फिर एक दिन में लगा लो चाहे डिवाइड कर लो, लेकिन पक्के रहना है उसूलों का, असूल नहीं मैंने तोड़ना। खुद को बता दो ये कि इतनी ट्रेड्स हैं तुम्हारे पास, महीने की इतनी है, हफ्ते की इतनी है, लगा लो। अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो स्टिल वो हो रही है अंदर से, वो नहीं रहा जा रहा, तो फिर पोजीशन साइज अपना ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दो। 0.01 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना। लगाओ अब जितनी ट्रेड्स दिल करता है, जितनी दिल करता है लगाओ, लेकिन असूल फिर यही है कि जोन सी मर्जी हाई कन्विक्शन ट्रेड हो, लो कन्विक्शन ट्रेड हो, तुमने 0.01 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। और यही अगर तुम्हारा $100 का अकाउंट है ना, तो इसने ही तुम्हें बड़ा कुछ बता देना, तुम्हें समझ आ जानी है कि मैं फिर क्यों ओवर ट्रेडिंग से मना कर रहा था। हाँ, अकाउंट $1000 का है तो फिर कर लो ओवर ट्रेडिंग, 0.01 से ऊपर ना जाना, इतना नुकसान नहीं उठाओगे, शायद कुछ प्रॉफिट ही कर जाओ। तो लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो, या कोटा सिस्टम या फिर ये ड्रामेटिकली रिड्यूस करना है अपना पोजीशन साइज। अच्छा, आगे 14 नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग स्लम्प्स। आजकल मेरे सितारे गर्दिश में हैं, या आजकल तो मेरी गुड्डी चली हुई है, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोना हो जाती है। तुम्हारे ऊपर ट्रेडिंग में स्लम्प्स आने वाले हैं, और सिर्फ आपके ऊपर नहीं, हर ट्रेडर के ऊपर एक स्लम्प आता है जो कभी कभार 3 से 4 दिन चलता है, कभी कभार 5 से 6 दिन या एक हफ्ता तक चलता रहता है। आपको पता चल जाएगा कि कब आपके ऊपर एक स्लम्प आया हुआ है। और एक जो 5 से 6 दिन का स्लम्प होता है ना, वो दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर को उसके लिए काफ़ी होता है, उसको एक मोरोन फील करवाने के लिए, उसको एक फुद्दू फील करवाने के लिए। दुनिया से बड़े ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, और आप अपना हिसाब लगा लेना फिर कि स्लम्प आएंगे, खुद पे बहुत गुस्सा भी आएगा, खुद को बहुत बेवकूफ़ भी समझोगे। वो तुम्हारा स्लम्प चल रहा है अभी, और ये साल में कोई 5 से 6 स्लम्प आते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में ज़्यादा आएँ और ज़्यादा देर के लिए आएँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने ट्रेडिंग स्लम्प के अंदर करनी है, ट्रेडिंग लॉट साइज एक्सट्रीमली रिड्यूस कर देना, वही 0.01 पे आ जाना, ठीक है। और ट्रेड करना रोकनी क्यों नहीं है, देखो ट्रेड करना रोकोगे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे। मार्केट मूवीज़ की तरह होती हैं, तो पढ़ना बंद कर दोगे या ऐसा कुछ कर लोगे तो आगे जाके ना स्लम्प फिर थोड़ा लंबा हो जाता है आपका। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ। तो ट्रेडिंग करना बिल्कुल रोकनी नहीं है, पोजीशन साइज काफ़ी छोटा कर देना, मार्केट को देखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। तो जब भी फील हो कि ऐसे किसी स्लम्प में हो तो छोटी ट्रेड करनी है। स्लम्प के बारे में टॉक करो अपने किसी दोस्त से, कोई ट्रेडर है कोई, उसके बारे में बताओ कि यार आजकल ना मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा एक स्लम्प आया हुआ है, ठीक है। ये उसको ख़त्म करने में बड़ी हेल्प करेगा आपकी, ठीक। बुक्स पढ़ो, रिसर्च कर लो उतनी देर में कुछ, ठीक है ना। मार्केट के ऊपर इतनी रिसर्च करो जितनी आम दिनों में करते हो, उतना ना करो, थोड़ा करो। और उसके साथ साथ कोई बुक स्टार्ट कर दो, या फिर बाहर निकलो और ज़रा कुछ हवा खाओ उन दिनों में, ठीक है। मार्केट को देखते रहो, टाइम थोड़ा दो, लेकिन हवा वो खाओ। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता चल जाएगा कि कब एक स्लम्प ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उस स्लम्प के बाद आपकी जो एक फीलिंग होती है ना, वो उस सारे स्लम्प की जो कमी पेशी है वो पूरी करने वाली है। और अगर उस स्लम्प के अंदर आपको एक 5 स्टार ट्रेड मिल जाए तो वो स्लम्प को टांग मार के बाहर निकालती है आपकी लाइफ से। कभी कभार ऐसा होता है, एक स्लम्प की बड़ी अच्छी रेमेडी है कि आपको एक 5 स्टार ट्रेड मिल गई, और बेशक आपने बड़ा लॉट साइज नहीं लगाया, स्लम्प में नहीं लगाना बड़ा लॉट साइज, असूलों का पक्के रहना है, ठीक है। लेकिन ट्रेड 5 स्टार थी, उसने आपको एक फील ऐसा दे दिया होना है उस ट्रेड के प्रॉफिट ने, थोड़े प्रॉफिट ने, कि आपका वो स्लम्प उसी टाइम ओवर हो जाना है। तो समझो ना इस चीज़ को। आगे नंबर 15 पे लिखो,
डू नॉट सेलिब्रेट योर प्रॉफिट्स जब तक आपकी ट्रेड बंद ना हो गई हो। ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, वो प्रॉफिट सेलिब्रेट करके छलांगे ना मारने बैठ जाना। वो प्रॉफिट तुम्हारा तब है जब तुम ट्रेड बंद कर दोगे, अब छलांगे मारो, अब सेलिब्रेट करो, पंखे के साथ लटक जाओ, खिड़की से छलांग मार दो बाहर, जो मर्जी करो, अब करो। उससे पहले नहीं सेलिब्रेट करना। एक ट्रेड प्रॉफिट में गई हुई है, तुम उस प्रॉफिट को अपना समझ के बैठ जाते हो। जब तक टीपी हिट नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं है तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव में ही है। तुम्हारा जितना स्टॉप लॉस तुमने रखा हुआ है ना, बताया था ना मैंने आपको, समझो कि वो अकाउंट से जा चुका है। सेलिब्रेट तब करो जब टेक प्रॉफिट कर लिया हो आपने, ट्रेड बंद कर दी हो। ये बड़ा ज़रूरी है और मुश्किल भी है, मैं जानता हूँ। खुद को, अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारे नर्व्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो तुम कहाँ के ट्रेडर हो। और अब आखिरी चीज़ जो शायद सबसे इसमें ना बरी करके लिखो अपने पास, एक ही वर्ड है, ये तुम्हारी ठीक होगी, तुम्हारी ट्रेडिंग ठीक रहेगी। बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है तुम्हारी हेल्थ का तुम्हारी ट्रेडिंग के साथ। और मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। लिटरली ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग है। और जब आप बीमार हो, जब आप सुस्त हो, जब आपने अपनी एनर्जी सारी डाउन की हुई है, आपने अपनी नींद पूरी नहीं की हुई, एक वो आवाज़ार बंदे से क्या फ़ैसला करवा सकते हो तुम। तो ये तो है ही डिसीजन मेकिंग। हर सुबह तुम्हारे अंदर एनर्जी का एक बूस्ट होना चाहिए, ठीक है। अपनी सेहत को इस तरह से मेंटेन करो। आपका ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड करते करते मेरा गला सीवियरली ख़राब रहा है, आपने नोटिस भी किया होगा। और अभी मैं जब ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा वो स्टीरॉइड वाला सिरप समझ लो लिया हुआ, जो भी गले को काफ़ी उसने ना आराम पहुंचाया हुआ। मेरा ना ये है गलती मेरी भी है, बात परहेज़ी। और ऊपर से मौसम इन दिनों में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, चेंज हो रहा है काफ़ी। तो सिर्फ एक गला ख़राब होने की वजह से मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद की हुई है। और उसकी और भी कई वजह हैं। और बीच में जब बेहतर फील करता था और जब सही होता था, मुझे पता है मेरे साथ हर दफ़ा ना ये होता है, ये तकरीबन 1 महीना ले जाता है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ले गया, क्योंकि इस दफ़ा बदपरहेज़ी काफ़ी हुई है मेरी तरफ से। तो एक गला ख़राब होना भी आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आप हो ही आवाज़ार, अगर ना आपकी नींद पूरी होती है, आंखों के नीचे आपके हल्के पड़े हुए हैं, बाजू आपके दर्द करते हैं, या मेंटली आप आवाज़ार रहते हो, तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ ही है। कहते हैं आप दिमागी तौर पे फिट हो तो आप हर लिहाज से फिट हो। आपके अंदर का मौसम बेहतर होना चाहिए, बाहर चाहे जितनी मर्जी धूप निकली हो। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि वो आपकी उंगली पे हल्का सा कट भी लगा हो तो वो आपका पूरा लाइफस्टाइल तब तक चेंज रहता है, जब तक, बेशक थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन रहता है। वो कट आपको बता रहा होता है कि मैं अभी हूँ, वो आपको कई जगहों पे याद करवा देगा। तो उससे आपकी काफ़ी सोचने का अंदाज ना डीप इनसाइट चेंज हो रहा होता है। तो अपनी हेल्थ का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ये मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब आप फ्रेश होते हो और बहुत ज़्यादा आप ठीक होते हो ना, आपको फील हो रहा होता है किसी दिन बड़ा बम्पी सा फील हो रहा होता है कि यार आज तो बड़ा मॉर्निंग ही आपको बता रही होती है कि एक बूस्ट है एनर्जी का आपके अंदर। तो उस दिन आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी रहती है, उस दिन आपके डिसीजंस भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ। और बाकियों का भी पूछ लेना, पुराने ट्रेडर्स से पूछ लेना जो जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते, वो स्टिल अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हैं। और डेफिनेटली तब वो अपनी मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जी ये एक लास्ट पॉइंट था, हेल्थ। इसको लिखना थोड़ा बड़ा करके, और इन सब पॉइंट्स के ऊपर राइट लेफ्ट कहीं पे एक रेड कलर का पॉइंट बनाओ, डू नॉट ब्रेक द रूल्स। ये रेड कलर में, डिफरेंट कलर में एक पॉइंट बना लेना, ताकि जब भी ये पेज ओपन करो सबसे पहले नज़र तुम्हारी इसके ऊपर पड़े कि डू नॉट ब्रेक द रूल्स। और रूल्स ब्रेक करने से पहले
रूल्स बनाना ज़रूरी है। देखो, एक बंदा जो अपने रूल्स कभी कभी ब्रेक कर लेता है और एक वो बंदा जिसकी लाइफ का कोई रूल ही नहीं है, दोनों में से कौन बेहतर है? तो एटलीस्ट पहली स्टेज पे तो चले जाओ, बना तो लो। मुझे पता है शुरू शुरू में ब्रेक करोगे, कभी कभार हो जाते हैं ब्रेक, लेकिन एटलीस्ट बने तो होंगे। एक ट्रेडर की ये बहुत बड़ी निशानी है कि यार फॉलो नहीं भी करता कभी कभार, लेकिन उसने बनाए तो होते हैं। और ये ट्रेडर की नहीं, ज़िंदगी का आपका ये पैटर्न होना चाहिए। रूल्स लाजमी बने होने चाहिए आपके पास। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद आई है, अपनी अर्निंग्स जब करना शुरू करोगे इंशाल्लाह, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। कोई उल्टी सीधी वो क्या पंजाबी में कहते हैं, फरे नहीं मारनी कि मैं इतना, मैं देखो तुम्हारे इर्द गिर्द रिश्तेदार तुम अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। खैर मैं उनसे कोई तंग नहीं आया हुआ, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं दुनिया की कुछ कड़वी हकीकतें आपको बता रहा हूँ जो मैंने इर्द गिर्द अपने होते हुए देखी हुई हैं। अपने आप तक रखो, जो कमा रहे हो जिस तरह कमा रहे हो बहुत ही खुश रहोगे, ठीक है। तुम्हारी ट्रेडिंग से बहुत से ऐसे हैं जिनको मसले होने वाले हैं, बहुत सो ने तुम्हें अभी तुम्हारा दिमाग खराब करना है, सही बता रहा हूँ। बाद में कल को इन्होंने तुम्हारे पीछे हाथ बांध के खड़े होना है। ये मेरी बात बहुत गहरी है, ठीक है। जब उस स्टेज पर पहुंचोगे तब आपको समझ आएगी। तो किसी के साथ कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं, पर चाहे कोई दोस्त है, चाहे जिसको जो मर्जी समझते हो। कहते हैं यार अपनी अर्निंग्स एक मर्द को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी के भी सामने। तो एक ये इसको भी बेशक नंबर 17 पे करके लिख लो अपने पास ताकि तुम्हें याद रहे। एक ट्रेडर की बड़ी बुरी आदत होती है कि मैंने तो कल इतना बना लिया, आज उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। वो कहता है यार ये हुआ क्या है, तुम्हें नहीं पता कि लोगों की, वो बेचारों की सोच ही उस तरह की होती है, वो तुम्हें लेके वहाँ पहुँच जाती है। तो ठीक है जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपने इस सफ़र के लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको सारी उम्र के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेके आना और रजिस्टर पकड़ लेना कोई, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।